ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ देखा था। ये भी देखा था कि कंपनी क्या कार्य करती है। बेसिकली ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एपीआई बिजनेस में है और अभी एपीआई बिजनेस मार्केट को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप बात करें लॉरस लैब्स की, जिसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, वो एक एपीआई बिजनेस में है। और बेसिकली एपीआईज क्या होते हैं? एपीआईज रॉ मटेरियल है फॉर जेनेरिक मेडिसिन। अब एपीआईज किससे बनते हैं? उनको बोलते हैं हम फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, और ये कंपनी वही चीजें बनाती है। बेसिकली आसान शब्दों में अगर बात करें तो एपीआई को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। करीब 450 कंपनी के पास में फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हैं और कंपनी देश विदेश में अपना कारोबार करती है। करीब 50% रेवेन्यू कंपनी का विदेश से ही आता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 88% रेवेन्यू कंपनी का फार्मा इंटरमीडिएट से है। डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा इंटरमीडिएट्स फॉर रेगुलेटेड एंड जेनेरिक एपीआईज, और 5% रेवेन्यू आता है स्पेशलिटी केमिकल से। अब स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी ने धीरे धीरे दरवाजे खटखटाए हैं और ये जो 5% है कंपनी इसको 25% की तरफ ले जाना चाहती है। अभी हाल ही में कंपनी ने गुजरात ऑर्गेनिक्स लिमिटेड करके एक कंपनी को एक्वायर किया है, उनके प्लान्स को एक्वायर किया है ताकि स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी बेहतर कर सके। इनका यूज कहाँ आता है? स्पेशलिटी केमिकल्स बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर, डाइज के अंदर, एग्रोकेमिकल के अंदर। अब बेसिकली एक प्री स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस को शुरू कर रही है और 7% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आता है। तो बेसिकली आपको एक आइडिया लग गया कंपनी क्या कार्य करती है। कंपनी एक फार्मा इंटरमीडिएट की कंपनी है। एज ऑफ नाउ 88% रेवेन्यू इसी से आता है। इंटरमीडिएट्स एपीआई का रॉ मटेरियल को बोलते हैं। स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी धीरे धीरे अपने दरवाजे खटखटा रही है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस को और ज़्यादा अच्छे से बताया है। 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं बेसिकली। ये जो आप देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स के अंदर जो बेसिकली रेवेन्यू है, आप देख सकते हैं 88% एज ऑफ नाउ है। पहले 85% था, बीच में 91% था, और इसके अंदर काइंड ऑफ यहीं पे सैचुरेशन सा है। और अगर आप बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स की तो आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि 1% से 5% आया है और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये 25% भी पहुंच जाएगा। 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी को। इसके अंदर करीब 2004 से कंपनी कार्यरत है। करीब 150+ कस्टमर्स को कंपनी वर्ल्ड वाइड कैटर करती है इन 25 ओवरसीज कंट्री, और करीब 50% एक्सपोर्ट से ही आता है, जिसमें इटली, फ्रांस, चाइना जैसे बड़े देश हैं। चाइना से इनफैक्ट एक्सपोर्ट का भी 10% चाइना से ही आता है। और जो थेरेप्यूटिक एरियाज कंपनी कवर करती है वो हाई ग्रोथ एरियाज हैं, जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल, एंटी साइकोटिक, एंटी कैंसर, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कोएगुलेंट। अब बेसिकली कोएगुलेंट क्या होता है? जब जो ब्लड होता है उसके अंदर जो क्लॉट्स बन जाते हैं तब इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटी पार्किंसन वगैरह जो भी हाई ग्रोथ थेरेप्यूटिक एंटिटीज़ हैं, बेसिकली एरियाज है, वहाँ पे कंपनी कार्य करती है। और कंपनी के पास में 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं जो कंपनी ने 17+ थेरेप्यूटिक एरियाज के लिए बनाए हैं। और हर साल कंपनी R&D पे इतना खर्च कर रही है कि 4 से 5 नए प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है, जो कंपनी के लिए एक ग्रोथ। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। बेसिकली कंपनी के पास में पहले एक सचिन में ही फैसिलिटी होती थी, और अभी 2021 में इन्होंने जब से गुजरात ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक्वायर किया है तो अंकलेश्वर और झगड़िया, बेसिकली इन 2 जगह भी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मिल गई हैं। और ये दोनों की दोनों फैसिलिटी स्पेशलिटी केमिकल के लिए ही इस्तेमाल करी जाएगी। अंकलेश्वर में करीब 1200 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी। अगर हम बात करें झगड़िया, जो इनका सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है करीब 57,000 स्क्वायर मीटर्स के अंदर, वहाँ पे करीब 2400 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी होने वाली है। और जो इनका ओरिजिनल प्लांट है सचिन के अंदर, वहाँ पे जो कैपेसिटी है वो करीब 2460 मेट्रिक टन पर एनम की है, जो हो जाता है करीब 6060 बेसिकली मेट्रिक टन पर एनम की कंपनी की कैपेसिटी हो जाएगी इन तीनों के बाद में। और यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप देख रहे हैं वो ज़्यादा है नहीं। पहले 36% है, फिर 46%, 63%, और यहाँ पर भी कंपनी ग्रोथ दिख रही है। तो जब बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ आने वाली है, और यहाँ पे जब ग्रोथ आएगी, यहाँ के जो ये प्लान्स हैं जो अभी इन्होंने मार्च 31, 2021 में ही एक्वायर किए हैं, तो यहाँ से कंपनी को एक ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। ऐसा कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने एनालिस्ट मीट में कहा था, और ये सही भी है। अभी तो जो ये 2 प्लांट कंपनी ने एक्वायर किए हैं वहाँ से पैसा ही आने नहीं लगा है, फंक्शनल ही नहीं हुए। एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, कंपनी को सर्टिफिकेशन मिलते रहते हैं, और यहाँ पे FDA की तरफ से कंपनी को सर्टिफिकेशन मिल चुका है फॉर देयर सचिन यूनिट, विच इज़ अ रियली वेरी गुड थिंग। और उसी के साथ में कंपनी ने वेयर हाउस फैसिलिटी भी रखी है और R&D फैसिलिटी भी रखी है सचिन प्लांट के ऊपर। वेयर हाउस इन्होंने एक अच्छी पहल की है। यहाँ पे इससे ये लोग स्टोर कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हजार्डियस चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक्स होते हैं। बेसिकली आप रॉ मटेरियल को वेयर हाउस में रख सकते हैं और फिनिश प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में रख सकते हैं, वरना आपको जल्दी करके सामान को निकालना होता है। तो ये एक चीज़ अच्छी है कहीं ना कहीं। और उसी के साथ में कंपनी का जो गैस परचेज होता है बेसिकली इन प्लांट्स के लिए, वो गुजरात गैस से इनको गैस मिलती है। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि भाई गुजरात गैस का एक कस्टमर कौन है।
चलिए अब जरा बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर टीम के बारे में, मैनेजमेंट टीम के बारे में। तो भाई नरेश कुमार पटेल जी हैं जो हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड एमडी हैं। 18+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। बैचलर इन इंजीनियरिंग है बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग में, और पहले जो है ये लास्ट में हुआ करते थे एज ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। उसके बाद में ये यहाँ पे आए, एक नई कंपनी उन्होंने स्थापित करी। चेतन कुमार चिकनलाल जी इनके होल टाइम डायरेक्टर हैं। अभिषेक हरिभाई पटेल जो है वो इन्हीं के साथ में एनालिस्ट मीट में बैठे थे, और उन्होंने काफ़ी सारे प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जवाब दिया। जो भी इनके प्रश्न बताए जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टली इन्होंने दिए थे। और अगर हम बात करें इनके प्रेसिडेंट ऑपरेशंस के बारे में, तो राम मोहन लोखंडे जी जो हैं जिनकी निगरानी में ही सारे ऑपरेशंस होते हैं, वो पहले दूसरी कंपनीज में रह चुके हैं जैसे कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के अंदर। तो ये एक बता रहा है कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो वाकई में एक्सपीरियंस है। करीब 18-15 एक साल का अगर एक्सपीरियंस होता है तो हम उस प्रमोटर को अच्छा मानते हैं, एक मैनेजमेंट टीम को अच्छा मानते हैं कि मैनेजरियल पर्सन जो हैं उनका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड होता है। अगर पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो बेसिकली हम यही देखते हैं कि क्या कैपेबल है, कंपनी सेक्टर को समझते हैं। और बाकी तो भाई डिसीजंस जो हैं वो अगर एक एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी गलत ले सकता है उसमें। अब यहाँ पे अगर हम देखें, कंपनी ने गुजरात ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को एक्वायर किया था। या 31 मार्च 2021 यानी 1 तारीख से कंपनी इसके रेवेन्यू को दर्ज करेगी अपनी बुक्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड इसी दिन के अंदर 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इन्होंने एक्वायर किया है। यहाँ पे कंपनी को जो एक्विजिशन करना पड़ा वो करीब 93 करोड़ के अंदर था, और करीब 65 करोड़ रुपए कंपनी को डेट लेना पड़ा था, जो कंपनी अभी इस आईपीओ के पैसे से चुका देगी। आईपीओ की डिटेल्स क्या है वो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लान्स कंपनी को यहाँ पे मिल गए हैं अंकलेश्वर में, झगड़िया के अंदर। और ये सब डिटेल्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो अब ये कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के प्रॉफिट में एक कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। खैर अगर हम आगे चलें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है, एक अच्छा खासा कैगर दिया है। फार्मा इंटरमीडिएट्स की अगर हम बात करें 174% कैगर इन स्पेशलिटी केमिकल्स, जो अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल 20% का कैगर कंपनी दे रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर हम बात करें रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट की, हम ऑलरेडी देख चुके हैं 50% का कंपनी एक्सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल बेसिस पे बात करें, शेयर के बेसिस पे नहीं, तो भी आप देखेंगे 22% का कैगर है। 1183 मिलियन रुपीज़ से बेसिकली 1757 यानी करीब हो गया 175 करोड़ रुपए कंपनी अभी बना रही है थ्रू एक्सपोर्ट्स। रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और अगर हम देखें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो कंपनी के मार्जिन्स भी इंक्रीज हुए हैं। 9.8% से पैट मार्जिन की अगर आप बात करें तो वो करीब 16% के आसपास हो गए हैं। तो ये हो जाता है करीब 52% कैगर। और इसके बारे में जो प्रश्न पूछा था मैनेजमेंट से कि भाई क्या ये सस्टेनेबल है, तो कंपनी का ऐसा कहना है कि भाई देखिए पिछले 6 साल से हम लगातार हर साल अपने मार्जिन्स को इंक्रीज कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। मार्जिन्स क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? मार्जिन्स इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं, एक तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे कस्टमर से, वो उसके अंदर हम एस्केलेशन पॉलिसी को इंक्लूड कर लेते हैं, करेंसी पॉलिसी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम कहीं ना कहीं अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है तो उसको कस्टमर से ले लेते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि कंपनी नई प्रोडक्ट्स बना रही है जिनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। कंपनी का मार्केट शेयर है, एक कहीं ना कहीं मोनोपोली कंपनी एंजॉय कर रही है कई जगह, इसलिए कंपनी के जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। और अभी हाल में जिस तरीके से कंपनी नए सेगमेंट में जा रही है वहां से भी एक नए मार्जिन आने की उम्मीद है। तो कंपनी का ऐसा कहना है कि मार्जिन आगे सस्टेन रहने वाले हैं। अब होंगे कि नहीं होंगे वो तो आगे वक्त बताएगा, आगे के क्वार्टर्स बताएंगे। ऐसा ही आपको एक ट्रेंड एबिटा के अंदर भी देखने को मिल रहा है, यानी रेवेन्यू बेसिस पे एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। अगर हम बात करें नेट बोरोइंग्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार वैसे बढ़ी ही है बोरोइंग्स, करीब 134 करोड़ रुपए की यहाँ पे बोरोइंग्स है कंपनी के पास में। और अभी इस आईपीओ के बाद में कंपनी नेट डेट फ्री हो जाएगी। रिटर्न्स प्रोफाइल की बात करें, आप देख सकते हैं आरओई आरओसी नंबर्स, करीब 32% का कंपनी का आरओई है। हम बात करते हैं 15%, 18%, 32% का आरओई एक अच्छा मैनेजमेंट है उसकी निशानी होती है बेसिकली। और यहाँ पे 25% का आरओसी। चलिए अब जरा कॉम्पिटिटर्स की बात करें। देखिए वैसे क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई आपका क्लियर कट कॉम्पिटिटर है ही नहीं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कि कोई एक कॉम्पिटिटर है, वो बेचता है बटर, आप बेच रहे हैं पनीर, कोई दूसरा बेच रहा है चलिए चीज़ बेच लेता है, कोई छाछ बेच लेता है, कोई दही बेच लेता है। तो बेसिकली सब लोग बेच तो रहे हैं दूध के ही प्रोडक्ट, सेम ही चीज़ है लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। उसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर है, कोई डिफरेंट इंडस्ट्री को कैटर कर रहा है, कोई डिफरेंट थेरेप्यूटिक एरिया को कैटर कर रहा है, कोई दूसरे को कर रहा है, कोई नर्वस सिस्टम पे है, कोई कैंसर पे है, कोई कहीं पे है, कोई कौन से देश में बेच रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है। तो सब चीज़ें डिफरेंशिएटेड है, लेकिन हम इसको एक इंडस्ट्री मान सकते हैं कि भाई चलिए यहाँ पे मिल्क इंडस्ट्री हम इसको कह देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम कह देते हैं इंटरमीडिएट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, आपकी स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री, बस इतनी सी बात है। अगर हम बात करें कंपनी के पीई के बारे में, तो जो इसका ईपीएस है 17.14 का, और जो इसकी प्राइस निकल के आई है 610 की, तो करीब 35 का पीई आता है, जो इंडस्ट्री के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता नजर आ रहा है। अगर आप हिकल की बात करें, आरती की बात करें, और कंपनी
ने जिस तरीके की ग्रोथ दिखाई और आगे भी दिखा रही है, प्राइसिंग मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा निकल के आई है। यहाँ पे ठीक ठाक प्राइसिंग है, ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे प्राइसिंग नहीं नजर आ रही है। आई होप आप कंपनी के बारे में सभी जानकारी समझ गए हैं। आपने अच्छे से कंपनी को देख लिया, समझ लिया कंपनी क्या कार्य करती है, कैसे कर रही है, क्या कंपनी के लिए ग्रोथ फैक्टर्स हैं। अब चलिए बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। 200 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू होने वाला है जो कंपनी के हाथ में जाएगा, और बाकी का जो आईपीओ का साइज है वो जाएगा उन लोगों के पास में जो अपने शेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे उसी के साथ में अगर हम बात करें, कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया है 100 करोड़ रुपए का। क्या है भाई, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। कंपनी ने जो आईपीओ लेके आ रही है, कंपनी बेसिकली उसका क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं 140 करोड़ रुपए कंपनी अपने जो डेट है वो चुका देगी, और 90 करोड़ रुपए कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज किए जाएंगे, और बाकी का जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो बेसिकली कंपनी यहाँ से नेट डेट फ्री हो जाएगी। और यहाँ पे जो प्री आईपीओ कंपनी ने किया है उनको 1 साल का लॉक इन पीरियड दिया है। वैसे तो 603 से 610 की प्राइसिंग है, और 603 की प्राइस पे प्री आईपीओ हुआ है, यानी 100 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं वो 603 की प्राइस पे दिए गए हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस को, और 610 की जो प्राइस है वो हम लोगों के लिए यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए 1 ईयर का लॉक इन पीरियड दिया गया है जिन लोगों ने यहाँ पे 100 करोड़ रुपए लगाए हैं। तो बेसिकली क्या है, जो लोग 1 साल के लिए कुछ दिन पहले पैसा लगा रहे हैं तो उनको 7 रुपए का डिस्काउंट देना कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही बात है। 3 साल का लॉक इन पीरियड है फॉर प्रमोटर पोस्ट इशू, और 30 डेज का एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड होता है। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन जो है वो 60% होने वाला है क्यूआईबीज का, ये आप यहाँ पे समझ गए। और अगर हम बात करें बाकी का जो पोर्शन है वो क्यूआईबीज में चला जाएगा। 15% जो है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए, और 35% जो है वो रिटेलर्स के लिए है। 24 इक्विटी शेयर्स का एक लॉट यहाँ पे है, और पोस्ट इशू जो अगर हम बात करें फेस वैल्यू 10 का है, और इतने सारे शेयर्स मार्केट के अंदर होने वाले हैं। लिस्टिंग जो है वो बीएससी और एनएससी पर होगी, और इशू जो है 1 तारीख को खुलने जा रहा है और 3 तारीख तक ये इशू ओपन होने वाला है, यानी इन 3 दिन आप जमकर पैसा लगा पाएंगे अलॉन्ग विद विजया डायग्नोस्टिक। और अगर हम आईपीओ की टाइम टेबल की बात करें, 8 तारीख को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, 9 तारीख को आपके जो पैसे हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगे। अगर आपने आसबा से अप्लाई किया तो यूपीआई से अप्लाई करेंगे तो भाई समय भी लग सकता है। 13 तारीख को जो शेयर्स हैं वो आपके डिमैट अकाउंट में निवास करते हुए नजर आएंगे, और 14 तारीख को जो ट्रेडिंग है वो कमेंस होने वाली है। ये एज ऑफ नाउ के फिगर्स हैं, इनमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। चलिए अब जरा प्री आईपीओ को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 603 के भाव पे 100 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए गए हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है प्लटस वेल्थ मैनेजमेंट। जितनी भी बड़ी डील्स हुई है ना अभी रिसेंट आईपीओ के अंदर, जितनी भी ऐसी कंपनीज हैं जो आईपीओ लाने के बाद में अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं, उन सब के अंदर प्लटस वेल्थ ने कहीं ना कहीं पैसा लगाया है बल्क डील के रूप में या फिर एंकर इन्वेस्टर के रूप में क्यूआईबी के अंदर। और ये बता रहा है कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो आ रहा है इंस्टीट्यूशन का, तभी कोई कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट करती है। 30 करोड़ रुपए इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, और बाकी अच्छे खास से फंड ने इनके अंदर पैसा लगा दिया है। आईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, मलबार इंडिया फंड लिमिटेड, तो कहीं ना कहीं एक प्री आईपीओ से एक ट्रस्ट बनता है, और वो एक अच्छी बात है। 603 क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। 100 करोड़ रुपए कंपनी ने यहाँ पे लगा दिए हैं।